यो इट्स मी ध्रुव अगेन। सो ये जो है चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये क्लास 9 का एक फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है। यहाँ से जो है असली केमिस्ट्री शुरू होगी। सो अगर आप क्लास 9 में इस चैप्टर में थोड़ा सा भी नहीं ध्यान दोगे ना, क्लास 11 में जाकर आप बहुत पछताओगे अगर आप साइंस दोगे तो। ठीक है। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बहुत बेसिक कुछ टर्म्स, कुछ आप देख सकते हैं, कुछ हम इंट्रोडक्शन करेंगे। Postulates of Dalton's atomic theory पढ़ेंगे। Why Dalton's theory failed and modern theory contradicted it, पर ये इसमें चर्चा करेंगे। Discovery of cathode rays, discovery of electrons and its conclusion, discovery of nucleus, postulates of Rutherford atomic model, drawback of Rutherford atomic model। आई नो यहाँ पे एक बोर वाला भी प्रोस्पेक्टिव था, पर मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं वो रखूंगा तो। सो एज यू नो, ये क्लास 9 का आईसीएससी का एक चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स डू द इंट्रोडक्शन। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस बोल के एक भाई साहब थे, ग्रीक में बैठे हुए थे और सोचे चलो एटम के बारे में कुछ बताते हैं। क्या बताया उन्होंने? स्टडीड द नेचर ऑफ मैटर एंड द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। उन्होंने मैटर के बारे में समझने की कोशिश की, क्या नेचर है उनका, वो किस चीज़ से बना है, वो समझने की कोशिश की और उन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया। फिर आते हैं 1808 में जॉन डाल्टन। मतलब डेमोक्रिटस ने कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं दिया जिससे ये प्रूव हो जाए कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, पर 1808 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दिया। थ्योरी इज नॉट अ प्रूफ। थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर ये सच ज़्यादा होने का चांसेस होता है। तो ये क्या बोल रहा है? इन 1808 ही प्रपोज्ड, ही होगा, he proposed the theory of atom known as atomic theory। ये भाई साहब जो थे, डाल्टन भाई साहब, जो कि बहुत ही बाद में आए थे डेमोक्रिटस का, ठीक है, 18th सेंचुरी में। तो उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दिया एटम्स के ऊपर। वो थ्योरी का नाम क्या दिया? एटॉमिक थ्योरी। ऑल्दो द ओरिजिनल थ्योरी विच ही मेड अंडरगॉन अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन, पर उसके जो वैलिड पॉइंट्स थे, प्रिंसिपल थे, जिन्होंने जॉन डाल्टन ने लिखा था ओरिजिनल प्रिंसिपल में, वो लास्ट में बहुत यूजफुल बाद में साबित हुए। ठीक है, अब क्यों साबित हुए जब हम मॉडर्न में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। सो मैं बताता हूँ आपको, ये नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख देता हूँ, आपको नोट करना है। अच्छे बच्चे नोट करेंगे तभी लिख पाएंगे एग्जाम में। ओके ओके ओके, ठीक है, अब पढ़ते पोस्टुलेट्स। सो चलिए पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। सो देखो, बहुत बच्चों का ये डाउट होता है, अगर ये थ्योरी गलत प्रूफ हुआ तो हम ये पढ़ते क्यों है? देखो, एक घर बनाने से पहले आपको क्या समझना होगा, एक ब्रिक कैसे बनता है, एक ब्रिक को कैसे अलाइन करे कि एक दीवार कैसे बनेगा, एक दीवार को कैसे अलाइन करे कि एक रूम बनेगा, फिर हजारों रूम को कैसे अलाइन करे कि एक घर बन सकता है। सो वैसे ही हम ये गलतियां पढ़ते हैं, ये पूरा गलत नहीं होता है, ये जस्ट इन स्टेप। सोचो, आप जो फाइनल में जो पढ़ोगे, जो कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, वो सोचो एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर है, और ये डाल्टन एटॉमिक मॉडल फर्स्ट स्टेप है, मतलब पहला सीढ़ी है जिससे आप चढ़ चढ़ के जाओगे फाइनल मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये पोस्टुलेट क्या है, मतलब इसके ऊपर बेस्ड करके ही मॉडर्न जो है रेक्टिफाइड हुआ है कि हम सब और बेटर समझ पाए। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब ये बेटा इनडिविजिबल का मतलब बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। इनडिविजिबल का मतलब ये है कि ये और ज़्यादा टूट नहीं सकता है, मतलब इससे ज़्यादा तोड़ ही नहीं पाओगे। सोचो, एक पत्थर है, आप तोड़ दिए, दो पत्थर बन गया, फिर तोड़े फिर तोड़े फिर तोड़े, फिर ये इतना छोटा हो गया। उनका बिलीफ था कि एटॉमिक लेवल तक आ गया फिर आप ये नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब सोचो अगर ये एटम है, मैंने बहुत कोशिश किया, ये फिर टूटेगा भी नहीं, मैंने पूरा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फोर्स भी दे दिया उनके मुताबिक, फिर भी ये नहीं टूटेगा, ये एटम ऐसे ही रहेगा। दिस पार्टिकल्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कौन से पार्टिकल्स? एटम्स।
एटम्स बनाए नहीं जा सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उनका ये मानना था। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। सोचो एक सोडियम एटम Na, वो सोडियम एटम जैसा ही दिखेगा, वो मैग्नीशियम एटम जैसा नहीं दिख सकता, उनका ये मानना था। ठीक है, उसलिए उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, एटम्स कॉम्बाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू मेक कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड एटम का मतलब सोचो आयोडीन आयोडीन नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। सोचो मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम एटम और एक मैग्नीशियम एटम के साथ जुड़ के क्या बनता है, Mg2। तो ये दो जो एटम है ये मिलके एक बड़ा कंपाउंड एटम बनाते हैं। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा जिसमें पार्टिकल्स हो, तो वो बनते हैं और क्या बन गया Mg2 कंपाउंड मैग्नीशियम एटम। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स मतलब सोचो, आपने ये सिंपल रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है, अगर आप इसे बैलेंस करें तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप अगर देखोगे सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब अगर आप देखोगे ये क्या है, ये 2:1, ये क्या दे रहा है 2। दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके दूसरे दो वाटर एटम्स दे रहे हैं। ठीक है, मतलब दो दो। अब ऐसा तो नहीं उन्होंने 0.73 ऐसा एक नंबर में रिएक्ट किया, या फिर 0.21 या फिर 0.5, इवन हाफ भी नहीं, मतलब पूरा होल नंबर का क्या मतलब है, अगर आप सही से मैथ्स पढ़ोगे तो होल नंबर का मतलब है 1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे ही नंबर्स में ये क्या करेगी, रिएक्ट करेंगे। और आप मुझे बताओगे तो Mg एटम का क्या है, तो Mg एटम क्या है, 1:1 में रिएक्ट कर रहा है। 1:1 ये भी 1 एटम कंपाउंड है, इसको दो मन ही पकड़ना है। यहाँ पे दो दे रहे हैं, पर यहाँ पे दो नहीं दे रहे हैं, ये भी एक ही बड़ा कंपाउंड एटम दे रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which takes part in chemical reaction and all chemical changes occur due to separation or combination। ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। उनका क्या मानना था, एक एटम जो है सबसे बिंदु से इतना छोटा सा, बहुत आपके से नन्ना मुन्ना बच्चा सा क्या है, एक पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में आ सकता है और दूसरे के एटम के साथ जुड़ के ये एक केमिकल चेंज ला सकता है। केमिकल चेंज का मतलब या फिर उसका कुछ फॉर्म बिगड़ जाए, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिगड़ जाए। मतलब सोचो एक पल में वो तो एसिडिक नहीं है, पर अगर वो दूसरे एटम के साथ मिल जाए तो वो बेसिक बन जाए, मतलब एसिडिक बन जाएगा। पहले बेसिक था, सपोज ये एसिडिक बन गया, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, ऐसे कर सकता है। उनका मानना था ये क्यों होता है, क्योंकि सेपरेशन मतलब आप एक एटम है, सोचो एक लड्डू है, ऊपर से थोड़ा सा पार्ट ले लिए तो क्या पूरा लड्डू रहा, नहीं रहा। मतलब उनका ये मानना था अगर आप एक छोटा सा पार्ट जो कि एटम है, तो बहुत सारे मिलके ये लड्डू बने हैं एटम से, और एक छोटा सा एटम भी आप ले लोगे ना तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी बदल सक जाएगा। पर फिर अगर आप दूसरा एक पूरा लड्डू है, फिर एक एटम लेके फिर उसके ऊपर दे दोगे, फिर भी उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, कि वो सेपरेशन और कॉम्बिनेशन से होता है एटम्स। ठीक है, आप चाहे तो ये नोट कर ले। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, ये जो पोस्टुलेट है ये आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। अब एक छोटा सा A4 साइज पेपर में आप ये लिख के अपने स्टडी टेबल के पास लगा ले, क्योंकि अगर आपको ये याद रहा ना तो बाकी कोई भी पोस्टुलेट आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि वो पोस्टुलेट भी इसके रेक्टिफिकेशन से बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑल दो मैंने दो पॉइंट्स उठाए हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है डाल्टन चाचा का एटॉमिक थ्योरी को। ठीक है, सो ये दो है, और मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट्स आर करेक्ट। ठीक है, पर ये दो हमने क्यों उठाया है, वो तो पॉइंट सही।
ठीक है, आपको तो याद रखना है। फिर जो रेक्टिफाइड पॉइंट्स को आपको याद रखना है, तो वो क्या बन जाएगा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एटम्स आर डिविजिबल एंड डिस्ट्रक्टिबल। क्या हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जॉर्ज डाल्टन भाई साहब जो थे उन्होंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में ही कि ये जो एटम्स है ना, ये इंडिविजुअल है, मतलब आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। पर कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बताता है कि वो डिस्ट्रक्टिबल है, आप उसको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, आपके जीवन जैसा कि आपके पेरेंट्स आपको तोड़ मरोड़ जो भी सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते। वो सही, एटम को आप तोड़ भी सकते हो, फोड़ भी सकते हो, जो इच्छा कर सकते हो। अगर आप एटम्स को तोड़ोगे तो वो क्या बन जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या नाम है, देखो ऑल्दो हम 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं, पर अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको पता चलेगा देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो है हम बस वही पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होता है, PLEC, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत नेगेटिव है, ये इतना नेगेटिव है वो किसी भी एलिमेंट का जीवन बदला सकता है किसी के साथ रिएक्ट करके। तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है आपके अंदर की छुपी पॉजिटिवनेस है, जो कि अंदर छुपी रह जाती है, पर आप क्या करते हो, नेगेटिविटी को आपके आसपास घुमाते रहते हो। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। ऑल हम ये सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। ये बेटा क्लास के वो बच्चा है जो मज़ा दोनों साइड के लेंगे, झगड़ा होगा तो मज़ा दोनों साइड के लेंगे, पर किसी के एक के फेवर में नहीं बोलेंगे। ये बच्चे न्यूट्रल होता है। हाँ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। फिर हमने पढ़ा था कि अगर सोडियम का कोई एटम है वो सोडियम जैसा ही दिखेगा, वो मैग्नीशियम जैसा नहीं दिख सकता। पर ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने जब ये थ्योरी दिया था तभी एक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोटोप। ये आइसोटोप होते क्या है, सोचो एक एलिमेंट के जुड़ा भाई, अब जुड़ा तो है, मतलब जुड़ा मतलब ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ जगह वो डिफरेंट है। कहाँ डिफरेंट है, उनके मास नंबर डिफरेंट है। ये मास नंबर क्या है, DIFFERENT, डिफरेंट मास नंबर। वेट, हम सब पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में। आप बस ये समझ लो कि आइसोटोप्स के एग्जिस्ट होने से ये थ्योरी गलत हो जाता है कि हर एलिमेंट अब सिमिलर एलिमेंट से एक जैसे दिख सकता भी है, नहीं भी दिख सकता है। यहाँ पे मे नॉट है। हाँ, अगर वो आइसोटोप है, ठीक है, अगर वो आइसोटोप है, ये सोडियम है और ये बेटा सोडियम का आइसोटोप है, ये दोनों दिखते तो एक जैसे पर इनके मास नंबर अलग है। तो सोचिए ये भी सोडियम है और अपने आईने में देख रहे हैं ये भी सोडियम है, ये सेम दिख सकता है। ठीक है, आप ये लिख लीजिए। आई होप आपका लिखना हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन झट से ऐसे डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी का पहला स्टेप था, हमने अब पहले क्या देखा था कि कुछ बड़ा डिस्कवर होने से पहले कुछ एक माइल्ड सी छोटी सी चीज़ पहले डिस्कवर होती है। सो यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ क्या है, एक कैथोड रे। अब ये कैथोड रे क्या है, चलो पढ़ते हैं। सो विलियम क्रूक जो थे वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। इंग्लिश फिजिसिस्ट का मतलब वही अंग्रेज जो यूट्यूब में आके इंडिया को सिविक सेंस बोल। ओके, वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। सो विलियम क्रूक जो थे इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1878 में गलती से, मैं बोलूँगा वर्ड गलती से, ये कैथोड रे गलती से डिस्कवर कर लिया। उन्होंने क्या देखा, एक ग्लास का बना हुआ कांच का डब्बा। हाँ, आप अगर कांच का डब्बा मांगोगे मम्मी से तो आपको क्या पड़ेंगे, झापड़। पर इन भाई साहब के अपने पैसे थे तो इन्होंने क्या किया, कांच का डब्बा लिया, यहाँ पे एक वैक्यूम स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, वैक्यूम स्टॉपर लगा दिया मतलब यहाँ से ये वैक्यूम खींच भी सकते थे या फिर वैक्यूम दे भी सकते थे। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या है, बहुत ही कम एयर प्रेशर, मतलब
इतना कम एयर प्रेशर क्रिएट करना कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है अपने से दूर 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 चल जाए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा 11 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप चाहे तो नोट कर लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वो क्यों होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये कैथोड रे है। उन्होंने क्या किया, दो प्लेटें ली, फिर उन्होंने वायर मार दिया, फिर उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो लंबी डंडी है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला प्लेट बना ये है एनोड, और नेगेटिव वाला क्या बना, कैथोड, ठीक है। इतने तक क्लियर है। सो he discovered that an electric discharge is passed through the tube having gas at a very low air pressure, जो कि आपको याद रखना है 0.01 Hg per mm, Hg ये Hg क्या है, ये मरकरी है। मतलब इतने एयर प्रेशर में 0.01 Hg जो है ना वही उठ पाएगा एयर प्रेशर के कारण, मतलब 1 मिलीमीटर तक उठ पाएगा, मतलब 0.01 मिलीमीटर तक उठ पाएगा, मतलब मरकरी। वो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कभी 11 में हो तो आपको बेटर समझ आएगा। तो आपको ये पार्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कितना। सो ऑल इसका वोल्ट कितना वोल्ट का होता है वो भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे नहीं लिखा था तो मैं वो नहीं लिखा हूँ। सो उन्होंने क्या देखा, एक ब्लू, अच्छा उससे पहले ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चीज़ का मतलब क्या होता है, झटका। अब जब, अगर आपने देखा होगा कभी कभी, आप जब अपने फ़ोन के चार्जर घुसाते टाइम जब सॉकेट में देखते हो ना, हल्का सा एक एक फ्लिक ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखता है ना, झटका सा, उस उन्होंने वही देखा। आपको भी वो दिखता है ना, ब्लू रंग का होता है, उन्होंने भी वही देखा कि झटके जैसा, मतलब ऐसे सोचिए यहाँ पे किया उन्होंने, तो झटके जैसा ऐसे ऐसे वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो कि है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का। सो उन्होंने इनको नाम दिया कैथोड रेस। क्यों नाम दिया होगा, सोचो सोचो सोचो। अब ऑब्वियसली ना ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कैथोड से, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ 11 का कॉन्सेप्ट है, आप बेटा चाहे तो आगे स्किप कर सकते हो, अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो। अच्छा ये क्यों होता है, ये एक्चुअली होता है आयनाइजेशन के कारण। ये आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन का मतलब ये है कि सोचो वो, मतलब एक एटम है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खींच के बाहर ले जा रहा है, और उससे आप खींच लोगे ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव, मतलब वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज का है तो पॉजिटिव चार्ज कर जाने की कोशिश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच जाता है ना तो वो जाके क्या करता है, वो एनोड की तरफ जाने लगता है। वो जब जाता है ना तब ये ब्लू कलर का जो हीटेड डिस्चार्ज क्रिएट होता है और ब्लू रंग का आता है, ठीक है। सो अब चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आयनाइजेशन वाला बात आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए यार, मैं आपको एक डिटेल बढ़िया सा जो कैथोड रे के ऊपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक डिटेल लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। कौन से चैनल में, 11th वाले चैनल में, ठीक है, ये वाले चैनल में नहीं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ बेसिक कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर, एक्चुअल डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। जो जे थॉमसन ने की थी, उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, डिस्कवर तो विलियम क्रूक्स ने ही कर दिया था। उन्होंने उनका रिसर्च पढ़ा और कुछ कंक्लूड किया, ठीक है। क्या कंक्लूड किया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया। इन 1897 सर जे थॉमसन स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। उन्होंने कैथोड रेज पढ़ा जो कि 1808 में विलियम क्रूक्स साहब ने करके दे गए थे। उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, ये जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में कैथोड से एनोड में जाते हैं इफ उन्हें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। अब ये डिस्टरबेंस क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको एक मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचो आप बहुत बढ़िया भोले बच्चे हो, आप पढ़ाई करते हो, आप मौज मस्ती नहीं करते हो, एग्जाम में टॉप करते हो, पर अचानक से आपका एक दोस्त आपको ऐसा शौक लगा देता है, सोचो बाहर घूमने का, कहीं जाके बातें बातें करने का दोस्तों के साथ, ट्यूशन के बाद इधर उधर घूमने का। अब पढ़ाई में फोकस एकदम नहीं कर पा रहे हो। सो पहले आप क्या थे, सीधे जा रहे थे, आपका एम बहुत क्लियर था,
आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। पर आपके दोस्त, सब दोस्त बुरे नहीं होते, कुछ बहुत बहुत कम दोस्त अच्छे भी होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सोचो आपको बुरे दोस्त आपके अपनी ओर खींच रहा है, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, जैसे आपको ले डूबना चाहते हैं। उन्होंने आपका जो टॉपर वाला एटीट्यूड है उन आपको पसंद नहीं है, तो आपको टालना चाहते हैं, और आप भोले भाले सीधे बच्चे उनके डिफ्लेक्शन में फंस गए। तो ये जो कैथोड रे है, ये भी एक भोला बच्चा है। अगर आप कोई डिफ्लेक्शन उसे ना दो तो एकदम स्ट्रेट, एक रूलर से भी ज़्यादा स्ट्रेट, रूलर मतलब स्केल, स्केल से भी ज़्यादा स्ट्रेट ये ट्रैवल करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब कैथोड से ओरिजिनेट होता है और एनोड तक जाता है। पर अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डाल दो, सोचो आपने एक एग्जाम्पल, मतलब ऐसा होता है, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया ना, सोचिए एक मैग्नेटिक प्लेट है, तो ये जो बच्चे थे ना, ये ऐसे करके इसके ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ऐसे करके ऐसे, मतलब सीधा नहीं जाएंगे, उसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी सेम केस है। और उन्होंने क्या पढ़ा, अगर आप सोचो कोई ऑब्जेक्ट रख दो, आप सोचो इस जो है इस कांच के ट्यूब में एक ऐसा पेन रख दो ना, सो ये जब ट्रैवल करेंगे ना, ये नीचे शैडो कास्ट करते करते मतलब एक शैडो बना लेंगे। सोचो ये वो जादुई ग्लास का डब्बा है, और यहाँ पे एक लॉलीपॉप रखा हुआ है। अगर ये ऐसे ट्रैवल किया ना, तो यहाँ पे भी एक लॉलीपॉप का शैडो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, शैडो क्रिएट करते हैं, और उनका जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। ये हमने कैसे जाने कि उनका काइनेटिक एनर्जी होता है, आपने अगर ये लॉलीपॉप रखा होगा ना अंदर, सोचो लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप को नहीं कर सकते, कोई मेटल ऑब्जेक्ट रखा होगा ना आपने, तो वो गर्म, आप जब उसको निकालोगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखो कि वो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो हम समझते और बेटर समझेंगे, थोड़ा 11 कॉन्सेप्ट डाल लाते हैं, ठीक है? आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो। सो काइनेटिक एनर्जी उसका क्यों होता है, अगर आप सही में पढ़ोगे ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये तो बैठा नहीं है ना, ये तो क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, मतलब इसका एक प्रॉपर वेलोसिटी है, ये आगे जा रहा है, इसका वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे ये कॉन्क्लूड होता है कि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास थोड़ा मास है, पर मास तो है ना, तो मास भी है, उसके लिए इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर सोचिए एक जगह रुका होता ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता, ना कि काइनेटिक एनर्जी। एज ये मूव कर रहा है ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और काइनेटिक एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या है, जीरो है। और तो आप चाहो तो ये पार्ट अभी स्किप कर सकते हो क्लास 9 के हिसाब से, पर अगर आपको और दिलचस्पी है तो ये आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। ये 4 मेजर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए हम कंक्लूजन पढ़ते हैं अभी। तो चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। सो कंक्लूजन क्या है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सो हमने देखा कि कैथोड से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, कैथोड से निकल रहा है इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल खुद नेगेटिव पार्टिकल होगा और एनोड की तरफ जा रहा है, मतलब वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉन। क्या मैं कम की बात बताऊं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं जो दूंगा, पता है ये इलेक्ट्रॉन जो नाम है ये किसने दिया था, ये एक आयरिश फिजिसिस्ट है। आयरिश का मतलब क्या है, जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, वो आयरिश फिजिसिस्ट है, जॉर्ज जॉन स्टोन स्टोनी। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये फुल एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन वाला नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। सो एवरी एलिमेंट हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम के पास और मैग्नीशियम के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उनके पास सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वो वो कोई भी एलिमेंट हो, जो सोडियम के पास है, यूरेनियम के पास सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन बदलते नहीं है। तो एकदम पे से समझाओ, सोचो सोचो ये आपका घर है, पित्तू सा, ये आपका घर है, और ये पड़ोस वाला मुकेश चाचा का घर है, जो बहुत बड़ा बंगला बना लिया है ब्लैक मनी करके, समझ लो, बहुत बड़ा। देखिए आपका स्ट्रक्चर तो अलग हो सकता है, पर क्या आपकी ईंटें अलग है, क्या उनके ईंटें गोल गोल ईंटें हैं, नहीं है ना, उनके भी तो रेक्टेंगल ईंटें हैं, आपके भी रेक्टेंगल ईंटें ही थे। सो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एलिमेंट वो सेम ही होते हैं, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी गैस यूज्ड,
यूज्ड कहाँ पे? इन वो ग्लास ट्यूब, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब। ये बेटा यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, हमने अभी पढ़ा। अब वो जो ग्लास का जो मतलब जो स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब जो बोलते हैं हम, वो उसमें आप कोई भी गैस भर दो, उसके अंदर से एक्चुअली क्या होता है कि आयोनाइजेशन जो पार्ट है ना, 11 का कॉन्सेप्ट, आयोनाइजेशन जो है वो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन गैस से ही निकलता है, ठीक है। उनको ये देना चाहिए था कि नहीं तो ये बच्चे क्या समझेंगे गैस क्यों यूज है, तो गैस से ही वो बेटे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब शक कर लेता है, सोचिए यहाँ पे एक लड्डू है, गैस वाला लड्डू, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा करके, वो क्या करता है, ये बहुत ही कम एयर प्रेशर जो है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको खींच के टान के एनोड की तरफ फेंक देता है। उसलिए ये बोला है कि कोई भी गैस हो, गैस भी तो एक एलिमेंट ही होगा ना, कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड वो दो एलिमेंट में मिलकर बने हैं या फिर 3 या 4, ठीक है, वो तो एलिमेंट्स ही बने हैं ना, तो कोई भी एलिमेंट का कोई भी गैस हो, उनके इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली सेम होगा, अभी हमने पढ़ा था। सिंस एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन इट मस्ट हैव सम पॉजिटिव चार्ज। अगर आप न्यूट्रल आदमी हो, आपको पता होगा कि आपके अंदर बुराइयां भी है, अच्छाइयाँ भी है, ठीक है, तो वो जो बुराई और अच्छाई है वो बैलेंस में है, तभी तो आप एकदम न्यूट्रल रह पाते हो। सो जैसे कि आपके लाइफ में गुड मोमेंट्स भी है, नेगेटिव मोमेंट्स भी है, तो ऑल योर लाइफ इज फेयर। जिसका बहुत अच्छा गुड मोमेंट्स है उसका लाइफ बोलेगा मैं बहुत हैप्पी हूँ यार, और जिसका बहुत नेगेटिव होगा मैं बोलूँगा बहुत डिप्रेस्ड हूँ यार, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ यार। ऐसा नहीं करना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ओके। सो ये क्या है, सो उन्होंने देखा कि एटम्स तो बेटा न्यूट्रल है, पर हमने खोजा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई एक पॉजिटिव शक्ति तो है जो उससे काउंटर कर रही है। तो ये लेटर डिस्कवर होता है कि हाँ बेटा वो तो होता है, उसका नाम है प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप याद रखिएगा जरूर, क्या बताया, मास, और वहाँ पे उतना उन्होंने कितना प्रेशर यूज किया था, 0.018 GMM उतना, और चार्ज ऑफ मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837, मतलब 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब इतना हल्का, इतना हल्का, इतना हल्का, जितना हल्का उसका इफेक्शन आपकी तरफ था, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, और ये मास है इनका, एक्चुअल मास है 9.107 × 10⁻⁻24 ग्राम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, -1.602 × 10⁻19 कूलम्स। ये दो आप जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो में तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जा रहा है, बल्कि मैं इस वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा सेकंड लेक्चर में, वहाँ पे हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। आज तक आई थिंक हमने एम थोड़ा बच गया, वो न्यूट्रॉन वाला पार्ट हमने इस वीडियो में ज़रूर कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए लाइक कीजिए, मुलाकात होगा बहुत जल्द।